नमस्कार जोहार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम आकांक्षा 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए 2023 में जो एग्जाम हुआ था आकांक्षा परीक्षा का, उसका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल खास रहने वाला है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो मेडिकल वाले हैं और या जो इंजीनियरिंग वाले हैं, दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। तो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। कहते हैं कि तुम बदल सकते हो अपनी किस्मत की लकीरों को, हर कोई बदल नहीं सकता अपनी तकदीरों को, और समय से आगे निकलना है तो पहचान बदल डालो, वरना वक्त भी धुंधला देता है पुरानी तस्वीरों को। बिल्कुल बच्चों, ज़्यादा समय हो जाता है तो जो पुरानी तस्वीरें होती हैं वो भी धुंधली पड़ जाती हैं। फिलहाल एक अपडेट है वो आपको बता दूं, वो ये है कि आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फाइल फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर तक कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने नहीं भरा हुआ, या जो जिनके पास ये वीडियो पहली बार जा रहा है और अभी तक नहीं फिल किया हुआ है, तो वो फॉर्म भर लें। 31 तारीख तक आपके लिए डेट है। चलिए, अब हम लोग पहले पार्ट में 19 क्वेश्चन तक किए थे, इस पार्ट में हम 19 के आगे वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों, ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन, और ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में आपको एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, वो कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए, दो चालक तार है। पहली बात तो दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास, व्यास का मतलब होता है मोटाई से, लंबाई का मतलब एल होता ही है, और पदार्थ मटेरियल रो की बात करते हैं। थोड़ा भी आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है क्लास में तो आपको पता होगा। यहाँ पे मैं दो तार इस तरह से ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो दोनों तार हैं इनकी लेंथ जो है, आपको बोल रहा है ये क्वेश्चन में, लेंथ एल है, राइट। और उसके बाद व्यास का मतलब मोटाई, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता है, तो इसका मोटाई जो है ए है, इसकी भी मोटाई ए हो जाएगी। इसका मटेरियल जिससे बना हुआ दोनों सेम मटेरियल के हैं, इसलिए रो इनका जो है आपका समान रहेगा, यानी प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं। अब आगे कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, यानी पहले सीरीज में जुड़ते हैं और फिर समांतर क्रम में, राइट। बराबर विभवांतर, विभवांतर भी क्या है, सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, इसका भी v है। अब आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि आर पार संयोजित किए जाते हैं, बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। एक चीज ध्यान देना, अगर ये चीजें सेम है तो इनका जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी आर और इसका भी रेजिस्टेंस आर, यानी कि दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। अब एक बार हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस आर डैश निकाल लेते हैं या आर वन निकाल लेते हैं। कब, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तब। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा आर प्लस आर, अर्थात 2R इसका टोटल रेजिस्टेंस हुआ। अच्छा, जब ये जो है समांतर क्रम में जुड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं R2। तो 1/R2 बराबर 1/R और प्लस 1/R, इस तरह से क्या मिल जाएगा, 2/R। तो R2 अगर निकालोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, R/2 मिल जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को मिल गई। अच्छा, जब R1 था तो हीट कितनी मिलेगी, R1 के लिए हीट आपको पता होना चाहिए, इसमें रो एल ए ये सब दिया हुआ है। तो हीट का फॉर्मूला जो जनरेट होता है वो होता है V²/R और इनटू में T। टाइम दोनों के लिए सेम है, जितनी देर के लिए लगाइए दोनों में करंट जो है सेम फ्लो करेगी। तो यहां से हीट पहले तार के लिए H1 क्या हो जाएगी, चूंकि बोल रहा है विभवांतर सेम है तो इसलिए V दोनों में सेम रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा V² ये R की जगह पे R1 और T ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, V² रहेगा। और R1 कितना है, R1 हमारा 2R है, तो यहाँ पे 2R लिखेंगे और इनटू में T। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमको चाहिए H2 क्या हो जाएगा, V²/R2 और इनटू में T। R2 कितना है, R/2, तो ये हो जाएगा V²/R/2 और इनटू में T। अब दोनों को भाग लगा देना है, अर्थात H1/H2 निकाल लेना है, H1/H2, राइट। अब हमको निकालना है जब, तो देखिए V² और बटे में 2R और इनटू में T है, और पूरे का डिवाइड कर देता है ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या है, V² और बटे में V² R/2 और इनटू में T से T ये रिमूव हो जाएगा, V² से V² कट जाएगा, क्या बचता है यहाँ पे 1/2R, और नीचे में यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, 1/1/R/2।
तो ये 1/r/2 का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2r, और बटे में ये r/2 का हो जाएगा 2/r, राइट। अब ये r ऊपर चल जाएगा तो r, और बटे में ये 2 जो है नीचे में आ जाएगा, तो 2 × 2r हो जाएगा, तो बराबर r/4r हो जाएगा। r से r कट जाएगा तो 1/4, अर्थात यहाँ से H1 रेशियो H2 जो आएगा वो आएगा आपका 1:4। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर निकलता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा। आप देख रहे होंगे इतना समय भी लग गया, लेकिन ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो सही आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पा सकते हो क्या आएगा आंसर इसका 1:4। तो 1:4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला ही 20 नंबर का क्वेश्चन ही काफी सुपर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विच निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं, और P इक्वल टू होता है V × I। तो पहला फार्मूला यही जनरेट होता है, V इक्वल टू IR रख दोगे तो ये हो जाएगा I² × R, दूसरा फार्मूला, और I इक्वल टू V/R रख दोगे तो ये हो जाएगा V²/R। ये 3 फार्मूले जनरेट हो जाते हैं। आप देख लीजिए तीनों वैल्यू दी हुई है। कह रहा है निरूपित नहीं करता, इसमें से कौन सा निरूपित नहीं करता, तो इसमें कौन सा नहीं है, I²R होता है, VI भी होता है, V²/R भी होता है, सब दिख रहा है। IR², यही नहीं होता है, तो यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चों, यहाँ पे 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, 22 नंबर वाला देखिए, कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। तो बच्चों अवतल दर्पण में एक ही सिचुएशन होती है जब इमेज क्या हो, आभासी हो, जब दर्पण के पीछे बनती, जिधर से लाइट आ रहा है उसके पीछे बनती हो। वो एक ही केस है कब, जब इस तरह से आपका ये फोकस है और ये ध्रुव है, पोल, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज यहां पर बन जाती है, राइट। तो इस केस में इस तरह से बनता है, अर्थात सीधा बिंब से बड़ा, राइट। ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, ये इमेज बड़ी बनती है और सीधी बनती है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए बच्चों, F और P के बीच में, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टेक्निकल बातों से ही ऑब्जर्व करके इनको जो है कर लेना है, राइट। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं 23 नंबर, हिंदी में देखो क्या लिखा है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, राइट, आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ध्यान देना, आपको पूछ रहा संभवतः दर्पण कैसा होगा। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। वैसे मुख्यतः 2 ही, एक गोली और एक समतल। तो गोली में भी 2 होते हैं, उत्तल और अवतल। तो अवतल की बात करते हैं अगर, तो अवतल में भी अवतल में कभी कभी आपका इमेज जो है हमेशा सीधा नहीं बनता है, कभी सीधा कभी उल्टा बन जाता है। उत्तल की बात अगर करते हैं तो उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में बच्चों इमेज हमेशा सीधा बनता है। क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है, राइट, हमेशा, ऑलवेज, सभी केस में। एक दर्पण और है समतल दर्पण, जिसमें अगर प्रतिबिंब इधर वस्तु इधर है तो इसका इमेज भी वैसे ही बनता है, ये दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो दोनों दर्पण हो सकते हैं, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो इसका सही आंसर या तो समतल अथवा उत्तल ये होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIQ में आप डाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की बात है, देखो 24 नंबर, एक ऐसी घूर्णन युक्ति, घूर्णन का मतलब रोटेट करने वाली, घूमने वाली, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखो किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, बिजली ले और जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। तो विद्युत मोटर ऐसा करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और घूम करके फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी चलता है और जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आर्मेचर एक कॉइल होती है, बाकी और कुछ नहीं, राइट। बच्चों अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा भी मददगार साबित होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में, वर्ण का मतलब कलर होता है, देखो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, तो इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, राइट। तो सही आंसर हो जाएगा विक्षेपण। अच्छा, प्रकीर्णन क्या होता है, लाइट जो है कितनी फैल रही है, राइट, कोई कलर कितना फैलता है उसको जो है उसका प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, जैसे किसी चीज पर प्रकाश की किसी सॉलिड सरफेस, चिकने सरफेस पर लाइट पड़ती है और फिर वो पड़ने के बाद फिर वापस जो है अपने उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से जब भी प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक रास्ते से
थोड़ा विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने इस तरह से चारों बातें आपको बता दी, आप जान जाइए इसको। अगला क्वेश्चन है 26, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है प्रतिरोधकता रो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। यहां से अगर आप रो निकालोगे तो आर इंटू में ए और बटे में एल हो जाएगा। रो का देखिए, अब इसका मात्रक अगर निकालोगे तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा, इंटू में मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से एक मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम और मीटर। तो क्या आंसर बन जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर बच्चों, हिंदी में जरा पढ़ लो। अधिकांश परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की बात कर रहा है, में कुंडली की गति, कुंडली वही जो आर्मेचर कॉइल की बात कर रहा है, गति कराकर विद्युत धारा का प्रेरण करना अधिक सुविधाजनक होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर होती है बच्चों, तब ये मैक्सिमम होती है, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर जब रहता है। यानी कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरह से है, इस तरह से है, और तार एकदम 90 डिग्री पर है, इसमें करंट आई जो है इस तरह से फ्लो करेगी, तो आपका मैक्सिमम धारा प्रेरित होती है। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर की क्वेश्चन पे। देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक की बात कर रहा है, सीधे चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो देखो बच्चों, आपने एक प्रयोग किया होगा, इस तरह से प्रयोग कराया गया होगा। इसमें एक सीधा सा इस तरह से तार जो है इंसर्ट करा करके इस तरह से कॉइल वगैरह बना करके यहाँ पे बैटरी लगा दी जाती है, और यहाँ पे आपका एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगा रहता है इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर जोड़ करके इस तरह से कनेक्शन कर दिया जाता है, और इसके बाद इस पे लौह चूर्ण बिखेर दिए जाते हैं, और आपने देखा होगा कि इसमें इस तरह से छल्ले बन जाते हैं, है ना। और तो इस तरह से जो छल्ले बनते हैं, इन सभी का सेंटर एक होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यही मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की डायरेक्शन होती है। तो ये जो सीधा तार होता है ए से लेकर के बी तक, यहाँ पे इस तरह से बी और ये ए, तो इस प्रयोग में आपने देखा होगा कि सीधा तार अगर ये कोई ए बी है, तो इसके चारों तरफ एक जो है संकेंद्री वृत्तों के रूप में ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें होती हैं वो बन जाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह से बनती हैं, एक संकेंद्री वृत्त के रूप में, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, किसके प्रयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको जरूर समझिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दोष होता है, राइट, इसका मतलब है दीर्घ दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि दीर्घ यानी दूर वाली चीजें आपको स्पष्ट नहीं नजर आ रही हैं, नजदीक की चीज स्पष्ट नजर आ रही है, राइट। सॉरी बच्चों, इसमें कुछ हम गलती बोल गए शायद। दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि में जो दोष होता है वो चीजें स्पष्ट दिखती हैं, है ना, यानी कि दूर की चीजें तो स्पष्ट दिख रही हैं, लेकिन नजदीक की चीजें हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो इसमें हमारा कहलाता है ये दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें जब दूर की चीजें दिखती हैं, नजदीक की चीजें नहीं दिख रही होती हैं, तो होता क्या है कि इसमें हमको उत्तल लेंस लगा करके इस दोष को दूर करना होता है। ऐसी सिचुएशन में जो नेत्र का गोलक होता है वो छोटा हो जाता है, और आंख के क्रिस्टल लेंस का पतला होना, इसके कारण ये जो है ये घटना होती है, राइट। अब जो है अगर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब नेत्र गोलक जो है बड़ा हो जाता है और आंख का जो क्रिस्टल लेंस होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, राइट, जिसके कारण से फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान दे दीजिएगा। तो सही आंसर इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, जूल कूलाम, और ये मतलब कुल मिला के एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा मात्रक के रूप में लिखा हुआ है, ये कौन सा मात्रक सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप देखो, जूल को अगर लिखते हैं तो ये किसका मात्रक है, डब्ल्यू का यानी वर्क का, कूलाम यानी क्यू, और वोल्ट यानी वी। तो V इक्वल टू डब्ल्यू इंटू क्यू होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो सॉरी, ये नहीं होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट बन जाएगा बच्चों, W इक्वल टू वी क्यू, राइट, यानी कि जूल इक्वल टू कूलाम इंटू वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन फिर से आ गया।
प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर, कितने बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों का समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं इन टुकड़ों को। यदि संयोजन का टोटल रेजिस्टेंस R डैश है तो R बटे R डैश का अनुपात निकालना है बच्चों। काफी सुंदर सा क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है। समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं, 5 टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। ये आपका एक तार है, ध्यान देना, 1 2 3 और 4 और 1 5। चूंकि मटेरियल सेम है तो रो सबका सेम रहने वाला है, लेंथ सबकी सेम रहेगी। अगर टोटल लेंथ L है तो ये आपकी L/5, ये भी L/5, ये भी L/5, ये भी L/5, ये भी L/5, राइट। अब उसके बाद मोटाई की बात करें, मोटाई सबकी सेम रहेगी, A रहेगी, राइट, और रो भी सबका सेम रहने वाला, और रेजिस्टेंस भी सबका सेम रहेगा, राइट। यानी इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R ही होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस R। तो अब कह रहा है इनको हमको जब जोड़ देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में, तो 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और कितने हैं, 5 हैं तो 1/R, यानी कि 5/R हो जाएगा। तो यहाँ से R डैश का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R/5। ये हमको R डैश निकल गया। अब हमको पूछ रहा है कि R बटे R डैश चाहिए, नहीं, हाँ, R बटे R डैश पूछ रहा है। ये देखिए R/R डैश, तो यहाँ से अगर हम R बटे R डैश निकालेंगे तो 5 इधर चला जाएगा और इस R को इधर नीचे लेकर के आएंगे तो क्या मिल जाएगा, बराबर 5/1, अर्थात R बटे R डैश, R बटे R डैश बराबर 5:1 आ जाएगा, 5:1। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, या R बटे R डैश का आंसर क्या आ जाता है, 5। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी v तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f। गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, ध्यान देना, दर्पण और एक होता है आपका लेंस। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों अलग होते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र होता है। ये क्या होता है, लेंस सूत्र, इसको लिख लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले, तो सही आंसर पहला वाला हो जाएगा बच्चों, इसके द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 विच एनर्जी, ये देखिए जल विद्युत उत्पादन में कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है। बच्चों ध्यान देना, जब बांध बना दिया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, पानी के साथ सामने बांध बनाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। लेकिन जब इसको छोड़ा जाता है तो इसमें स्पीड आ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, अर्थात स्थितिज और गतिज दोनों का। इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 34 नंबर। अपसारी लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है बच्चों फैलने से। जैसे ये कोई चीज है, इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, अगर एक बिंदु से जो है इस तरह से कोई लाइट प्रकाश किरण इस तरह से ऐसे जा रही है, तो फैलाने वाला, जो प्रकाश को फैला देने वाला जो लेंस होता है वो होता है आपका अवतल। कौन सा होता है, अवतल। तो अवतल को इसीलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस की पूछ रहा है कि फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी क्या है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखना नाम भी, अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है लाइटों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इस तरह से, राइट। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग, इंग्लिश में कन्वर्जिंग का मतलब किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित या केंद्रित हो जाना। तो अभिसारी लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल की ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 35, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां से देखिए आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात, यानी कि साइन आई बटे साइन जो आर होता है, ये एक अनुपात होता है जिसको हम लोग एन से लिखते हैं। ये एक नियम है, ये किसका नियम है, तो ये बच्चों स्नेल्स का नियम है, स्नेल का नियम, राइट। स्नेल का नियम, जो कि आपको कहां से मिलता है, परावर्तन के नियम में। परावर्तन का जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल में आपका दूसरा जो नियम है वो यही है,
और यही रूल, इसी रूल को हम लोग कहते हैं स्नेल्स रूल, राइट। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष जो तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, कितना लाखों वर्षा बूंदों में जो आपका परिवर्तित हो करके वहां से गुजरता है, यानी कि मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट से हो करके जब जो हमारी सनलाइट गुजरती है तब ऐसा सीन आता है, राइट। तब ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, तो जो प्रकाश जो स्टार्स होते हैं उनका चमकना या तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रतीत होने का कारण क्या होता है बच्चों? तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा की उपस्थिति खाली मात्र, उपस्थिति मात्र मतलब है या ना नहीं, इसका पता लगाने हेतु किस युक्ति यानी डिवाइस का उपयोग करते हैं बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो एमीटर जो होता है, एमीटर जिसको कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। एमीटर का काम है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर एमीटर को लगाते हैं तो एमीटर का जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होकर के हमें ये बताती है, अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो ये बताएगी कि उसमें विद्युत धारा जा रही है अथवा नहीं जा रही है। अगर डिफ्लेक्ट होती है तो पता चल गया कि जा रही है, और डिफ्लेक्शन कोई नहीं होता है सुई में, यानी कि सुई हिलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि एमीटर में धारा प्रवाहित नहीं, यानी कि पूरी सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो एमीटर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या कर देता है, किसी परिपथ के भीतर में विद्युत धारा है अथवा नहीं उसकी उपस्थिति का ही पता लगाने में मदद करता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर एक यहाँ पे यंत्र है जिसको G से लिखा जाता है, इसको A से लिखा जाता है इस तरह से। अब गैल्वेनोमीटर भी उस तरह से ही काम करता है। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये बताता है कि किसी सर्किट के भीतर कितनी धारा बह रही है, यानी धारा की मात्रा को ये जो है मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है कि कितनी धारा जो है उस सर्किट में बह रही है, राइट। धारा की मात्रा को बताने के लिए गैल्वेनोमीटर और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर का इस्तेमाल। और किसी तार के दो सिरों के बीच जो है विभवांतर मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और बैटरी जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 39 है, जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा मतलब आई क्या हो रही है? बढ़ रही है। आई जैसे जैसे बढ़ती है तो विभवांतर यानी V का मान क्या होगा? तो बच्चों ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब होता है अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा अगर बढ़ रही है तो रैखिक रूप से उसी अनुपात में क्या होगा, जो विभवांतर है वो भी बढ़ जाएगा। तो सेम वे में बढ़ेगा भी और सेम वे में भी घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक रूप से बढ़ता है अगर धारा बढ़ रही है। तो अगर कहता धारा घटती है तो रैखिक रूप से घटता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एकदम भर देना भाई कि आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, जिससे मुझे पता भी चलेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट इतने आने चाहिए कि ताकि मैं पढ़ ना सकूं, बस ये समझ जाइए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, और अगले वीडियो को लेकर के जल्द ही हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।